हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एवरीवन इज ग्रेट। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस दीवाने की इस ब्यूटीफुल से चैनल पे। हमारा जो चैप्टर चल रहा था बेटा, वो हमारा चल रहा था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऑलरेडी हमारे 7 लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, और आज हमारा आई थिंक 8th लेक्चर है ना। ठीक है, टुडे इज आवर 8th लेक्चर। ठीक है, इन 7 लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ लिया बेटा। हमने इन 7 लेक्चर्स में पढ़ लिया था, आपके पास पहले हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन, जिससे मैंने आपको बताया था प्राइमरी रिप्रोडक्शन, सेकेंडरी रिप्रोडक्शन के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं एक बारी हम रिवाइज कर लेते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आपके पास फीमेल में होते हैं बेटा ओवरीज, एंड आपके पास मेल में होते हैं टेस्टिस। ठीक है, आपके पास सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आपके पास बेटा होते हैं फीमेल में, आपके पास कौन कौन से होता है, यूट्रस, सर्विक्स, विजाइना। ठीक है, और आपके पास होती है बार्थेलिन ग्लैंड। आपके पास ह्यूमन मेल में कौन कौन सी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं, तो वहाँ पर आपके पास होती है इजैकुलेटरी डक्ट, आपके पास होती है बार्थेलिन ग्लैंड, आपके पास होती है सेमिनल वेसिकल, आपके पास होती है पेनिस। ठीक है, और एक दो और होती हैं बाकी। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आपके पास मैंने पढ़ाया था सेकेंड लेक्चर में, मैंने आपको पढ़ाया था इस ह्यूमन मेल के बारे में, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, देन आपके पास थर्ड लेक्चर में भी हमने यही सब चीज़ें पढ़ी थी। फोर्थ और फिफ्थ लेक्चर में मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। ठीक है, और 6th और 7th लेक्चर में बेटा हमने क्या पढ़ा था, हमने गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट करा था। व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस? गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। ठीक है, आपके पास 2 टाइप का होता है। मेल में आपके पास होता है स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड फीमेल में बेटा आपके पास होता है oogenesis। ठीक है, तो हमने स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट नहीं किया था, मतलब कंप्लीट हमारा होने वाला है आज, उसका थोड़ा सा पार्ट हमारे पास रह गया। टॉपिक आज हमारे पास oogenesis है। oogenesis को हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा थोड़ा सा स्पर्मेटोजेनेसिस का, वैसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका थोड़ा सा पार्ट मैंने आपको थोड़ा सा जो चीज़ें हैं, मतलब थोड़ी इंपॉर्टेंट नोट टाइप चीज़ें की, मतलब ये नोट है। ठीक है, तो इस टाइप की 1-2 चीज़ें रह गई है। और हाँ, हार्मोनल मैकेनिज्म आपके पास रह गया है, 5-10 मिनट का वो आपके पास होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे oogenesis। ठीक है, तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम देखो, मैं आपको अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो मैं आपको सीमेन के बारे में बताने वाली हूँ। ठीक है, व्हाट इज सीमेन? सीमेन क्या होता है? देखो, जब आपके पास जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो जो मेल होता है, मेल में जो गैमेट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं बेटा स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म क्या होते हैं? सेल्स होते हैं। तो स्पर्म सेल्स जब आपके पास इजैकुलेट होते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्पर्म का एक सेल इजैकुलेट होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उसके साथ इजैकुलेट होती हैं, मतलब कि कुछ वो एक लिक्विड टाइप का एक उसकी कंसिस्टेंसी होती है। वो जो मटेरियल होता है जो इजैकुलेट होता है ह्यूमन मेल से, जो कि आपके पास फीमेल में क्या होगा बेटा, इंसेमिनेट होगा, वो आपके पास क्या होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो हम देखेंगे कि वो जो लिक्विड होता है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेमेन बोलते हैं। ठीक है, उसको हम सेमेन बोलते हैं। और सेमेन के अंदर जो आपके पास रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जो आपके पास रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनको बेटा हम मेल्स में बोलते हैं। आपको मेल में हम उसमें क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं स्पर्म। ठीक है, तो स्पर्म सेल्स होती है सेमेन में। तो मैं आपको बताऊंगी सेमेन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सेमेन देखो क्या होता है। हमारा टॉपिक इज, ठीक है, सेमेन। सेमेन क्या किस किस से होता है, मिलके बनता है। सेमेन इज इक्वल टू आपके पास स्पर्म। स्पर्म सेल्स तो हैं ही, स्पर्म सेल्स तो हैं ही ना। स्पर्म सेल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सेमेन। सेमेन में आपके पास स्पर्म सेल नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। सेमेन के अलावा आपके पास होता है एसेसरी ग्लैंड का सेक्रीशन।
एसेसरी ग्लैंड का जो सेक्रीशन होता है वो आपके पास सेमिन में होता है। तो सेमिन आपके पास, सेमिन में आपके पास क्या होता है, सेमिन कंसिस्ट ऑफ एक तो स्पर्म बेटा और दूसरा आपके पास क्या होता है, एसेसरी ग्लैंड का सेक्रीशन। ठीक है, दूसरा हम कह सकते हैं कि सेमिन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस सामिनल प्लाज्मा, सामिनल प्लाज्मा। ठीक है, हम इनको क्या बोलेंगे, स्पर्म प्लस सामिनल प्लाज्मा। ठीक है, और सामिनल प्लाज्मा में क्या क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ फ्रुक्टोज, मैंने आपको बताया था फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज प्लस कैल्शियम, कैल्शियम के आयंस होते हैं, एंड सर्टेन एंजाइम होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें बेटा किसमें होती हैं, आपके पास सेमिन में होती है। फ्रुक्टोज कहाँ से निकलता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था कि फ्रुक्टोज आपके पास कहाँ से, किसका सेक्रेशन होता है। फ्रुक्टोज बेटा आपके पास होता है सामिनल वेसाइकल का सेक्रेशन। किसका सेक्रेशन होता है, फ्रुक्टोज सामिनल वेसाइकल का सेक्रेशन होता है। कहाँ से निकलता है, रिलीज, यस, हाँ, फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपके पास कैल्शियम कहाँ से निकलता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से। कैल्शियम कहाँ से निकलता है आपके पास, प्रोस्टेट ग्लैंड से। ये सारी चीजें कहाँ होती हैं, स्पर्म में प्रेजेंट हो, सेमिन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें पता चल गई आपको कि सेमिन आपके पास क्या होता है, सेमिन आपके पास होता है बेटा स्पर्म प्लस सामिनल प्लाज्मा। आप उसको सामिनल प्लाज्मा बोल सकते हो या फिर एसेसरी ग्लैंड का सेक्रेशन बोल सकते हो, क्योंकि क्या आपके पास सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड एसेसरी ग्लैंड थी, हाँ बिल्कुल थी। ठीक है, और आप इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, आप दूसरा नाम बोल सकते हो बेटा सामिनल प्लाज्मा, और आप एक नाम आप बोल सकते हो एसेसरी ग्लैंड का सेक्रेशन। एसेसरी ग्लैंड आपको तीन मैंने कौन कौन सी बताई थी, एक आपको बताया था बेटा सामिनल वेसाइकल, दूसरी आपको बताई थी प्रोस्टेट ग्लैंड, और थर्ड वन मैंने आपको बताई थी बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉर्पस ग्लैंड भी बोल रहे थे। ये आपको किसमें बताई थी, मेल में बताई थी। ठीक है, तो सेमिन कहाँ से रिलीज होता है, मेल से होता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोगों को समझ आ गई कि सेमिन आपके पास क्या होता है, सेमिन इज इक्वल टू स्पर्म प्लस एसेसरी ग्लैंड का सेक्रेशन, सेक्रेशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड, या फिर आप सेमिनल प्लाज्मा भी बोल सकते हो। ठीक है, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी थी, एसेसरी ग्लैंड हमारे पास थी बेटा सेमिनल वेसाइकल, जहां से फ्रुक्टोज हो रहा है रिलीज आपके पास था, फिर आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड थी जहां से आपके पास कैल्शियम रिलीज हो रहा है, देन बेटा आपके पास बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड थे। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई। अब आपके पास जो सेमिन है उसका वॉल्यूम कितना होता है, एक इजैकुलेशन में एक ह्यूमन मेल कितना वॉल्यूम ऑफ सेमिन को प्रोड्यूस करता है, तो वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, वॉल्यूम इज इक्वल टू हो जाएगी आपके पास 3 to 4 मिलीलीटर। कितना हो जाएगा, 3 to 4 मिलीलीटर। ठीक है, 3 to 4 मिलीलीटर इजैकुलेट about 200 to 300 मिलियन स्पर्म। कितने स्पर्म मैंने आपको बताया था, 200 to 3 मिलियन स्पर्म ड्यूरिंग कोइटस। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई आपको। उसके बाद इसका पीएच भी हम ध्यान रख सकते हैं कि पीएच कितना होता है सेमिन का।
पीएच इसका कितना होता है, पीएच आपके पास होता है 7.3 टू 7.5, आई थिंक 7.3 टू कितना होता है 7.5, ठीक है। ये इसका क्या होता है, ये इसका होता है आपके पास पीएच। इतनी बातें आपको सेमेन के बारे में पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और ये आपको पता भी होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद बेटा हम देखते हैं, इसके बाद जो मैंने आपको जो एक मेन टॉपिक मैंने आप छोड़ा हुआ है कि मैंने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपके पास हार्मोन मैकेनिज्म, ठीक है। मेल में आपके पास हार्मोन किस तरीके से हार्मोन रेगुलेट होते हैं, हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसका क्या नाम रखेंगे, क्या नाम इसका क्या नाम होगा, हार्मोनल रेगुलेशन in male reproductive system। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपके पास किस तरीके से हार्मोन्स काम करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बेटा, हमारी बॉडी में जो आपको पता है कि हर काम को करने के लिए हार्मोन का रिस्पॉन्सिबल है, मतलब हार्मोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट। आप सो रहे हैं, आप उठ रहे हैं, जग रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, बेटा सारी की सारी चीज़ों में आपके हार्मोन्स का बहुत बहुत रोल है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस, तो ऑफकोर्स इसमें हार्मोन का रेगुलेशन तो आपके पास होगा ही, है ना। आपके पास आपको मतलब सारी चीज़ों के लिए आपके पास बॉडी में जो भी आपकी बीमारियां होती हैं, जो अगर आपकी बॉडी में कोई डिजीज़ हो जाती है, आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, तो एवरीथिंग इज डिपेंड ऑन हॉर्मोन्स, राइट। हॉर्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, ठीक है। आपकी बॉडी में हॉर्मोन्स सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमको बेटा बहुत इम्पॉर्टेंट मतलब इम्पॉर्टेंटली ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा हार्मोन आपकी बॉडी में कौन सा काम कर रहा है। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो बेटा आपको मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपनी बॉडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी में कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है ये। तो ऑफकोर्स आप रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो इसमें भी कुछ हार्मोन्स है जो काम करेंगे, आप डाइजेशन पढ़ते हैं तो उसमें भी कुछ हार्मोन रिलीज होते हैं, कुछ काम करते हैं, सर्कुलेशन पढ़ते हैं, एक्सक्रीशन पढ़ते हैं, आप कोई भी सिस्टम पढ़ते हो, कोई भी आप चीज़ पढ़ते हो अपनी बॉडी के बारे में, आप उसमें ये ज़रूर पढ़ते होंगे कि भाई ये काम ये हार्मोन कर रहा है, ये काम इस हार्मोन की वजह से परफॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो हार्मोन की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये तो एक ज्ञान वाली बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको असली ज्ञान दूंगी जो किताबी ज्ञान है, जो मैं आपको आपके पेपर में आएगा लिखने को, है ना, जो आपको याद करना है। तो चलो उसकी ओर चलते हैं हम। सबसे पहले तो बेटा देखो, आपके क्या होता है, आपके बॉडी में एक ग्लैंड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम उसको, हाइपोथैलेमस बोलते हैं। तो हाइपोथैलेमस बेटा, मैं कोशिश करूँगी कि मेरा सारा जो है वो इसी पेज पे आ जाए, है ना। तो इसको थोड़ा सा हम हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बेटा एक ग्लैंड होती है जो कि आपके पास क्या रिलीज करती है, आपके पास रिलीज करती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या रिलीज करती है, GN
GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करती है। कहाँ से रिलीज होता है ये हार्मोन? हमारे हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। ठीक है, अब बेटा ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये कहाँ पे काम करेगा? ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे काम करेगा। कहाँ पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा। अब बेटा आपको मैं पहले एक बात बता दूं, बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज हाइपोथैलेमस, व्हाट इज एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाट इज पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए ये मैकेनिज्म समझने के लिए। और बेटा ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं 11th क्लास में। 11th क्लास का आपके पास लास्ट चैप्टर, ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी में इट वाज चैप्टर नंबर 22 आई थिंक, और नई एनसीईआरटी में वो चैप्टर नंबर 19 है। ठीक है, तो आपको तो पहली बात तो आपको ये चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, वो चैप्टर पढ़ा होना चाहिए, हार्मोन्स वाला चैप्टर। ठीक है, वो चैप्टर में आपको आपके मतलब सारे हार्मोन पढ़ा रखे हैं उसमें, ये समझ लो आप। आपको एफएसएच के बारे में बता रखा है, एलएच के बारे में बता रखा है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या निकलता है, आपकी बॉडी के सारे हार्मोन्स उस चैप्टर में पढ़ा रखे हैं। और आपको जब तक उन हार्मोन्स की जानकारी नहीं है तब तक आपके लिए थोड़ी मुश्किल बात है। ठीक है, वहाँ पे ग्लैंड बता रखी हैं सारी, आपकी बॉडी में कितनी ग्लैंड है और उन ग्लैंड से कितने कौन से हार्मोन निकल रहे हैं और वो हार्मोन क्या काम कर रहे हैं हमारी बॉडी में, ये सारी की सारी चीज़ें उस चैप्टर में बता रखी है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि मतलब कि इन सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होती है कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है, हाइपोथैलेमस से क्या निकलता है, GnRH क्या होता है। ठीक है, अगर बेटा आपको ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो दिक्कत की कोई बात नहीं है। आप जाइए 11th क्लास की एनसीईआरटी को खोलिए, या फिर 11th क्लास का अगर आपको एनसीईआरटी से समझ नहीं आता तो किसी टीचर का लेक्चर खोलिए और बेटा उस चैप्टर को आप लोग समझिए। ठीक है, रटना नहीं है, एक बार आप समझ के आ जाएंगे तो आपको वो सारी चीज़ें फिर तो धीरे धीरे तो आपको याद हो ही जाएंगी चैप्टर पढ़ते पढ़ते। लेकिन दिक्कत की बात है, बायोलॉजी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब 12th की ये सारी चीज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं अगर आपको वो चैप्टर नहीं आता है, क्योंकि उसमें से मतलब कि वो जो चैप्टर है उस चैप्टर में आपको बहुत सारी चीज़ें बता रखी हैं, मतलब सारे हार्मोन के बारे में आपकी बायोलॉजी में 11th और 12th में जितने यूज़ हो रहे हैं ना सारे उस चैप्टर में कवर हो रखे हैं। तो वो चैप्टर अगर आपको नहीं आता है तो थोड़ा दिक्कत की बात है। अगर आपको यहाँ पर समझ नहीं भी आ रहा है तो आप जाइए वहाँ पर देखिए। फिर भी अगर आपके पास टाइम नहीं है और आपको जल्दीबाजी में, तो मैं आपको बता रही हूँ मतलब थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपको डीप में अच्छे से समझना है कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक आपको रटना पड़ेगा, और रटने में लगता है टाइम और जल्दी भूल जाते हैं, वो शॉर्ट मेमोरी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम वहाँ पर जाएं और समझें। ठीक है, बाकी हम यहाँ पर आते हैं। हाइपोथैलेमस हमारे दिमाग में होता है, हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होती है, और एंटीरियर और पिट्यूटरी ग्लैंड भी हमारे कहाँ होती है, हमारे स्कल में ही होती है। ठीक है, मतलब इस ऊपर से ऊपर वाले भाग में होती है, गले से ऊपर, गर्दन से ऊपर वाले भाग में होती है, दोनों ग्लैंड है। आप एनसीईआरटी खोलोगे तो आपको डायग्राम भी बता रखा है, वहाँ पे उन्होंने डायग्राम में दिखा रखा है कि हाइपोथैलेमस कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी कौन सी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस तो ग्लैंड हो गई जहाँ से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहा है। अब ये आपके पास एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे ये काम करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड को दो भाग में पढ़ाते हैं, एक आपके पास है एंटीरियर पिट्यूटरी, एक आपके पास पढ़ाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, जब आप पढ़ोगे वहाँ पे, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनको समझ आ रहा होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरा आपके पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो काम कर रहा है आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ठीक है, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से आपके पास क्या होगा बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से आपको पता होगा कि क्या निकलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं, और उन हार्मोन्स का नाम आपके पास क्या है, एक आपके पास निकलता है LH। ठीक है, एक हार्मोन कौन सा निकलता है, LH, और दूसरा आपके पास कौन सा निकलता है, FSH।
एक हार्मोन आपके पास LH निकलता है, दूसरा निकलता है FSH। LH आपके पास कहाँ काम करता है? LH का कहाँ काम करता है? LH एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल्स पे काम करता है। एंड बेटा FSH आपके पास कहाँ पे करता है? एक्ट ऑन सर्टोली सेल। ये बातें तो मैंने आपको पहले ही बता रखी हैं, ठीक है। LH कहाँ काम करता है? LH एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल एंड आपके पास FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल। ठीक है, FSH एक्ट ऑन सर्टोली सेल। उसके बाद LH एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल। अब LH इंटरस्टिशियल सेल पे एक्ट करता है और यहाँ से बेटा क्या रिलीज करवाता है? आपके पास एंड्रोजन को रिलीज करवाता है। क्या रिलीज करवाता है? एंड्रोजन। और एंड्रोजन का काम तो आपको पता ही होगा, सबसे पहले दिन बताया था। सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर होते हैं उनको डेवलप करता है, ठीक है। और सर्टोली सेल आपके पास क्या करता है? सर्टोली सेल बेटा 3 चीजें करवाता है। देखो, एक क्या करता है आपके पास? रिलीज करता है, 2 चीजें करता है। इनहिबिन रिलीज करता है। ये इनहिबिन क्या करता है ये भी मैं आपको बताऊंगी। दूसरा ये क्या करता है? also release some factor help in spermiogenesis। देखो, इतनी चीज पहले आप समझो क्या हो रहा है। हमारे पास हाइपोथैलेमस से गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकल रहे हैं। ये हार्मोन आपके पास कब निकलेंगे? ये बेटा आपके पास प्यूबर्टी के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो प्यूबर्टी के जब प्यूबर्टी किसी मेल या फीमेल को हिट करती है तो यहाँ पर क्या होता है? आपके पास क्या होता है? दोनों में ही आपके पास क्या होता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं। लेकिन अभी हम मेल की बात कर रहे हैं, तो मेल में क्या हो रहा है बेटा? हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी के समय पे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहे हैं। अब ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करेंगे? ये आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी आपके पास LH और FSH को रिलीज करवाएगी। LH मैंने आपको बताया था, LH एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स। आपको जब मैंने आपको सेमिनिफेरस का पूरा TS समझाया था तब भी मैंने आपको ये बात बताई थी। और बेटा और मैंने कहाँ आपको ये वाली बात बताई थी? मैंने आपको पहले दिन ये तो आपको बताया था कि आपके पास जो एंड्रोजन होता है उसका क्या काम होता है। LH आपके पास क्या करता है? इंटरस्टिशियल सेल्स पे काम करता है। और आपके पास FSH काम करता है सर्टोली सेल्स पे। FSH कहाँ काम करता है? सर्टोली सेल्स पे काम करता है। अब LH आपके पास इंटरस्टिशियल सेल्स पे काम करेगा और वहां से एंड्रोजन को रिलीज करवाता है। क्या कहाँ से एंड्रोजन को रिलीज करवाता है? ये सारी चीजें कहाँ हो रही है बेटा? टेस्टिस में ये सारी चीजें हो रही है। इतनी बात समझ आ रही है आपको? टेस्टिस से ही आपके पास एंड्रोजन रिलीज होता है। और एंड्रोजन कहाँ से रिलीज होता है? इंटरस्टिशियल सेल्स में। टेस्टिस के अंदर इंटरस्टिशियल सेल्स है, वहां से आपके पास एंड्रोजन रिलीज हो रहे हैं। वहीं पर आपके पास सर्टोली सेल्स है। ये सर्टोली सेल्स एक तो रिलीज कर रही है इनहिबिन को और दूसरा आपके पास ऑल्सो रिलीज सम फैक्टर हेल्प इन स्पर्मियोजेनेसिस। और ये कुछ फैक्टर रिलीज कर रही है जो कि आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस भी करवाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मियोजेनेसिस आपके पास होता है मैच्योरेशन ऑफ स्पर्म। मतलब कि इस स्पर्मेटिड जो है, स्पर्मेटिड का आपके पास मैच्योर होके स्पर्म बन जाना, दैट प्रोसेस वी कॉल इज स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई? ठीक है।
अब आपके पास ये सारी चीज तो हो गई, हार्मोन रेगुलेशन मैकेनिज्म। अब क्या होता है बेटा, इसमें आपके पास कुछ नेगेटिव फीडबैक होते हैं, कुछ पॉजिटिव फीडबैक होते हैं। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या होता है, नेगेटिव फीडबैक का मतलब आपके पास होता है कि अगर कोई चीज बेटा, अगर कोई चीज यहाँ पर आपके पास ज्यादा रिलीज हो रही है तो उसको कंट्रोल करना, उसको हम बोलते हैं इनहिबिट करना। मतलब अगर कोई चीज किसी चीज को इनहिबिट कर रही है, कंट्रोल कर रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। इसका मतलब है उसको रोक रहा है, उसको इनहिबिट कर रहा है, ठीक है। और अगर कोई चीज किसी चीज को रिलीज करवा रही है, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं उसको, उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। तो चलो अब देखो क्या होता है आपके पास। यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि हाइपोथैलेमस से GnRH निकल रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर रहा है, एंटीरियर पिट्यूटरी LH-FSH करा रही है, और ये बेटा आपके पास सारी चीजें करवाते हैं। अब देखो क्या होता है। अब जो ये इनहिबिन है, ये इनहिबिन का क्या काम होता है। अब ये इनहिबिन करता है बेटा, ये इनहिबिन आपके पास, अगर आपके पास एक्सेस स्पर्मियोजेनेसिस हो जाए, ये जो इनहिबिन है ये क्या काम करता है, ये आपके पास नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, नेगेटिव फीडबैक देता है आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और आपके पास हाइपोथैलेमस में भी ये क्या करता है बेटा, नेगेटिव फीडबैक देता है। यहां पर भी ये क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक का मतलब क्या है, देखो ये सर्टोरी सेल्स आपके पास दो काम कर रही है। एक तो ये रिलीज कर रही है इनहिबिन को, इनहिबिन का काम ही नेगेटिव फीडबैक को देना है। इनहिबिन का बेटा काम ही नेगेटिव फीडबैक को देना है कि अगर कोई चीज एक्सेस में हो रही है तो तुम उसको जाके इनहिबिट करो, ठीक है। कौन कह रहा है, सर्टोरी सेल्स बोल रहे हैं। तो सर्टोरी सेल्स आपके पास इनहिबिन को रिलीज कर रही है। इनहिबिन देखो, अगर आपके पास जो अगर क्या हो रहा है, अगर स्पर्मियोजेनेसिस अगर आपके पास क्या हो रहा है, एक्सेस में हो रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस, सॉरी, अगर आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो रहा है बेटा, एक्सेस में हो रहा है, अगर इफ व्हेन spermatogenesis is in excess, अगर स्पर्मेटोजेनेसिस आपके पास एक्सेस में हो रहा है तो बेटा किसी चीज का एक्सेस में होना भी सही नहीं होता। तो क्या होता है कि जो इनहिबिन होता है, इनहिबिन बेटा आपके पास नेगेटिव फीडबैक देता है। नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को, और किसको, हाइपोथैलेमस को, कि हाइपोथैलेमस तुम एंटीरियर तुम GnRH को रिलीज करवाना कम कर दो। तो यहाँ पर ये क्या देता है बेटा, इनहिबिन क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे और हाइपोथैलेमस में क्या करता है आपके पास क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। यहां पर तो ये FSH को कम करवाता है, व्हेन टू इनहिबिट सेक्रेशन। देखो क्या कराता है, ये इनहिबिट करवाता है किसको, आपके पास देखो एक्ट करता है सर्टोली, FSH एक्ट करता है सर्टोली सेल्स पे। सर्टोली सेल्स आपके पास एक तो स्पर्मियोजेनेसिस करवा रहा है, इसका मतलब है कि जो स्पर्मेटिड है उनको स्पर्म में चेंज करा रहा है, तो उसका कोई वो सिर्फ यही काम करवा रहा है, दूसरी चीजों से उसका कोई लेना देना नहीं है। दूसरी चीज बेटा, ये इनहिबिन को रिलीज करती हैं, इनहिबिन को भी ये खुद ही रिलीज करती हैं, इनहिबिन को ये खुद ही रिलीज करती हैं। और जब कोई चीज एक्सेस में हो जाती है तो बेटा उसको रोकने का काम कौन करता है, इनहिबिन करता है। तो अभी अगर आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस एक्सेस में हो रहा है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस अगर एक्सेस में हो रहा है तो ये क्या करेगा, ये बेटा आपके पास नेगेटिव फीडबैक देगा किसको, ये नेगेटिव फीडबैक देगा आपके पास हाइपोथैलेमस को, और हाइपोथैलेमस आपके पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाना बंद कर देगा, ठीक है। दूसरी बात ये क्या करेगा, दूसरी बात ये नेगेटिव फीडबैक देगा एंटीरियर पिट्यूटरी को कि आप FSH का आपके पास सेक्रेशन कराना बंद कर दो।
है ना। अगर आपके पास FSH क्या हो रहा है, अगर आपके पास FSH बहुत ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो रहा है तो वो भी सही नहीं है, तो इनहिबिन क्या करता है, उसको भी नेगेटिव फीडबैक देता है। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया तो बताओ कि आपके पास इनहिबिन का क्या काम है, तो इनहिबिन दो काम कर रहा है, एक तो नेगेटिव फीडबैक दे रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को और एक नेगेटिव फीडबैक दे रहा है आपके पास हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस नेगेटिव फीडबैक लेके क्या करेगा बेटा, वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करवाना बंद कर देगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी आपके पास FSH के सेक्रेशन को बंद करवा देगी। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। चलो, तो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। अब आपके पास यहाँ पर ये वाली चीज आपको समझ आ गई। अब क्या होता है कि दूसरा आपके पास नेगेटिव फीडबैक कैसे देता है, अगर आपके पास एंड्रोजन, एक तो यहाँ पे एंड्रोजन LH एक्ट ऑन इंटरस्टिशियल सेल्स, और इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा आपके पास एंड्रोजन को रिलीज करवाती है। और एंड्रोजन का काम क्या होता है, आपके पास एंड्रोजन का काम होता है, एंड्रोजन का काम होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, कौन कराता है, ये एंड्रोजन कराता है। ठीक है, अगर आपके पास एक्सेस लेवल का एंड्रोजन हो जाए, अगर क्या हो जाए, एंड्रोजन रिलीज इन एक्सेस, इफ अगर एंड्रोजन एक्सेस में हो गया तो क्या होता है बेटा, ये जो एंड्रोजन होता है यही आपके पास क्या करता है, नेगेटिव फीडबैक देता है। यही आपके पास नेगेटिव फीडबैक देता है किसको, यही आपके पास नेगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को, और यही आपके पास नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को। एंड्रोजन खुद ही नेगेटिव फीडबैक देता है हाइपोथैलेमस को और आपके पास एंटीरियर पिट्यूटरी को, और ये इसके सेक्रेशन को क्या करता है, बंद करवाता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले क्या देखा, हमने देखा कि हाइपोथैलेमस से हमारे पास गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी आपके पास दो हार्मोन रिलीज करती है, एक आपके पास है LH, दूसरा है FSH। LH एक्ट करता है इंटरस्टिशियल सेल्स पे और वहां से एंड्रोजन को रिलीज करवाता है। FSH एक्ट करता है आपके पास सर्टोली सेल्स पे और इनहिबिन को रिलीज करवाता है, और एक कुछ फैक्टर रिलीज करता है जो आपके पास स्पर्मियोजेनेसिस करवाते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस आपके पास स्पर्मेटिड का स्पर्म में चेंज होना होता है। क्या होता है, स्पर्मेटिड चेंज इन स्पर्मेटिड को स्पर्म में चेंज करना, ये क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर आपके पास जो इनहिबिन जो सर्टोली, अगर FSH का क्या हो रहा है, FSH आपके पास एक्सेस में रिलीज हो रहा है तो इनहिबिन जाके उसको नेगेटिव फीडबैक देता है और वहां से उसके सेक्रेशन को कम करवाता है। ये सारा मैकेनिज्म है आपके पास ह्यूमन हार्मोनल रेगुलेशन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, दूसरी चीज बेटा हम पढ़ेंगे आपके पास, दूसरी चीज आपके पास कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, देखो स्पर्मियोजेनेसिस आपके पास होता है, स्पर्मियोजेनेसिस Spermiogenesis is
स्पर्मियोजेनेसिस इस बेटा, स्पर्मियोजेनेसिस होता है आपके पास स्पर्मेटिड का स्पर्म में चेंज होना। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्मेटिड कन्वर्ट टू स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटिड कन्वर्ट टू spermatids convert to स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ को ही हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोजोआ को ही हम बोलते हैं स्पर्म। स्पर्मेटोजोआ को ही हम स्पर्म, अगर कहीं पे स्पर्मेटोजोआ लिखा हुआ आ जाए तो वो भी आपके पास स्पर्म है। ठीक है, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से? FSH की हेल्प से। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं स्पर्मियोजेनेसिस। उसके बाद स्पर्मिएशन, एक और आपके पास आता है स्पर्मिएशन। एक और टर्म आती है जिसका नाम है आपके पास स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन आपके पास होता है बेटा, स्पर्मिएशन होता है स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। स्पर्म रिलीज फ्रॉम ठीक है, स्पर्म रिलीज फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जब स्पर्म रिलीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन। एक हमारे पास एक और टर्म आती है जिसका नाम है आपके पास सेमिनेशन। जिस टर्म का नाम क्या है? सेमिनेशन। ये सारी टर्म्स में क्या होता है, हमको बहुत कंफ्यूजन होता है। सेमिनेशन, देखो सेमिनेशन क्या होता है? सेमिनेशन क्या होता है? लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस से जब आपके पास स्पर्म रिलीज हो रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेमिनेशन बोलते हैं। और इजैकुलेशन क्या होता है? इजैकुलेशन आपके पास क्या होता है? इजैकुलेशन होता है लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम ह्यूमन बॉडी या बॉडी। देखो ये सारी टर्म मैंने आपको क्यों लिखवाई? क्योंकि बेटा ये सारी टर्म्स में हमको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। हम इजैकुलेशन और सैमिनेशन को एक ही समझ लेते हैं, जबकि इजैकुलेशन और सैमिनेशन में जमीन आसमान का फर्क है। सैमिनेशन क्या होता है आपके पास? लिबरेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस। जब आपके पास टेस्टिस से स्पर्म क्या हो रहे हैं? लिबरेट हो रहे हैं, टेस्टिस से बाहर निकल रहे हैं। टेस्टिस से बेटा बाहर निकल के वो पहले एब्डोमिनल कैविटी में जाते हैं, एब्डोमेन में जाते हैं, फिर वहां से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलते हैं। तो जब आपके पास टेस्टिस से कोई स्पर्म रिलीज हो रहे, टेस्टिस से स्पर्म जा रहे हैं, निकल रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं, लिबरेशन उनका हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं सैमिनेशन। और इजैकुलेशन होता है आपके पास, इजैकुलेशन होता है बॉडी से बाहर निकलना। स्पर्म का बॉडी से अगर वो बाहर निकल रही है, यूरेथ्रा से होके बॉडी से बाहर निकल रही है, तो उसको हम इजैकुलेशन बोलते हैं। और सैमिनेशन आपके पास होता है टेस्टिस से स्पर्म का निकलना। और टेस्टिस से बेटा स्पर्म निकल के सबसे पहले कहाँ जाते हैं? एब्डोमेन में जाते हैं। ठीक है, और अब एक टर्म और है आपके पास कि स्पर्मियोजेनेसिस, आपको पता है स्पर्मेटिड का स्पर्म में चेंज होना या फिर स्पर्मेटोजोआ में चेंज होना। उसके बाद आपके पास जो सेकंड टर्म है वो है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या होता है? स्पर्मिएशन होता है स्पर्म का रिलीज होना फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। स्पर्म का रिलीज होना फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो ये आपको ध्यान रखो,
एक बात आप इसको और ध्यान रख सकते हो कि आपके पास जो पहला जो प्रोसेस हो रहा है वो आपके पास हो रहा है, फर्स्ट स्टेप आपके पास है स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन का मतलब है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलना। तो स्पर्म सबसे पहले कहाँ से बाहर निकलेंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे। उसके बाद क्या होगा? सेमिनेशन होगा, मतलब कि स्पर्म जो है वो टेस्टिस से बाहर निकल लेंगे। पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे, टेस्टिस में आएंगे, टेस्टिस में ही सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो, लेकिन टेस्टिस के किसी और कैविटी में आएंगे। उसके बाद क्या होगा? आपके पास इजैकुलेशन होगा। उसके बाद क्या होगा? थर्ड स्टेप आपके पास क्या है? इजैकुलेशन का। इजैकुलेशन है कि बॉडी से बाहर निकलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। और स्पर्मियोजेनेसिस तो पता ही है कि स्पर्मेटिड से स्पर्म में चेंज होना। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। इतनी बात आपके पास थी किसके बारे में? स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस अब यहाँ पे समाप्त होता है पूरे तरीके से। ठीक है, प्रोसेस तो हमने पहली क्लास में कंप्लीट कर लिया था, दूसरी क्लास में भी उसके बारे में कुछ और चीज़ें थी वो बताई, तीसरी क्लास में आज जो थोड़ा सा रह गया था वो चीज़ें बता दी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। मैंने बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये चीज़ बच्चों को समझ नहीं आती है और इसी में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। ठीक है, अब जो हमारा बेटा आज का टॉपिक है वो है oogenesis, जो कि हमारा टाइटल भी था, है ना। आज का जो हमारी जो थंबनेल है वो भी हमारे पास oogenesis है। oogenesis क्या होता है? जिस तरीके से आपके पास मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, उसी तरीके से फीमेल में बेटा आपके पास क्या होता है? oogenesis होता है। फीमेल में क्या होता है? oogenesis होता है। oogenesis मतलब आपके पास फॉर्मेशन ऑफ ओवा। फॉर्मेशन ऑफ ओवा, ओवम का फॉर्मेशन होना आपके पास क्या कहलाता है? oogenesis कहलाता है। ठीक है, ओवम क्या है? ओवम आपके पास है एग। जो फीमेल का जो एग सेल है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवम बोलते हैं। जैसे हम मेल में स्पर्म बोलते हैं वैसे ही फीमेल में हम क्या बोलते हैं बेटा? ओवम बोलते हैं। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास चलो ये क्या करता है? ओके, oogenesis हमारे पास है हेडिंग। oogenesis आपके पास कहाँ होता है? सबसे पहली बात तो आपके पास oogenesis होता है बेटा ओवरीज में। ठीक है, और oogenesis आपके पास जो फीटस होता है, जब आपके पास कोई देखो, एक मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है। ठीक है, स्पर्म्स का बनना कब स्टार्ट होता है? प्यूबर्टी के सारा प्रोसेस जो है उसके पास कब स्टार्ट होगा? प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होगा। लेकिन फीमेल के केस में कुछ अलग होता है बेटा। फीमेल के केस में क्या होता है? फीमेल्स में जो oogenesis है वो स्टार्ट हो जाता है उसके फीटस स्टेज में ही। इसका मतलब अगर आप एक फीमेल हो तो आपके अंदर oogenesis कब स्टार्ट हो जाएगा? जब आप अपनी मम्मी के पेट में हो। इतनी बात समझ आ गई? इसका मतलब है कि आपके अंदर oogenesis कब स्टार्ट हो जाएगा? जब आप अपनी मम्मी के पेट में, जब आपका खुद का फॉर्मेशन हो रहा है, जब आपकी ही बॉडी अभी पूरी डेवलप नहीं हुई है, तभी उससे पहले ही आपके पास oogenesis स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है ओवरी के बनते ही उसमें oogenesis स्टार्ट हो जाता है। ये बात आप मतलब कि ये आप समझो कि स्पर्मेटोजेनेसिस तो कब स्टार्ट होता है? एक मेल है। ठीक है, एक बेसिक बात है कि कोई मेल है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास कोई मेल है। ठीक है, ठीक है, ये एक मेल है और ये आपके पास कोई फीमेल है। ये मेल है और बेटा ये आपके पास फीमेल है। ठीक है, तो मेल के केस में तो जो मेल के केस में आपके पास क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस होता है।
इन भाई साहब में क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, और इनके पास क्या होगा, oogenesis होगा। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट होगा, आफ्टर प्यूबर्टी, आफ्टर प्यूबर्टी। लेकिन oogenesis आपके पास कब स्टार्ट होता है, oogenesis बेटा आपके पास स्टार्ट हो जाता है इन fetal stage of this female। in her mother's womb। ठीक है, ये जो फीमेल है, इस फीमेल के अंदर oogenesis कब स्टार्ट हो गया था, जब ये अपने माँ के पेट में ही थी। ठीक है, जब इसकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा था तो वहां पर इसकी बॉडी में ओवरीज भी बन रही थी, है ना। तो जब वो ओवरीज का फॉर्मेशन इसकी बॉडी में हो गया होगा, जब ये अपने आप ही एक छोटी सी बच्ची थी और इसकी बॉडी में जब छोटे छोटे ऑर्गन्स बन रहे थे, तो उसी समय पे इसकी बॉडी में छोटे छोटे ओवरीज बने होंगे। तो वो ओवरीज जब बन जाते हैं तो बेटा उसी समय उसमें क्या हो जाता है, उसी समय उसमें oogenesis का प्रोसेस शुरू हो जाता है। मैंने ये नहीं कहा कि एग रिलीज हो जाता है, आपके पास वो फीमेल फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाती है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेटा कि oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अभी बात हो रही है कि प्रोसेस का स्टार्ट होना। स्पर्मेटोजेनेसिस कब स्टार्ट हो रहा है, जब वो भाई साहब के अंदर प्यूबर्टी आ रही है, तब वो ये भाई साहब स्टार्ट करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस करना। लेकिन ये जो बहन है, ये जो फीमेल है, ये इसके अंदर कब oogenesis स्टार्ट होगा, जब ये अपनी मदर के पेट में ही थी। इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को? ठीक है, इतनी बात तो समझ आ गई ना कि oogenesis कब स्टार्ट होता है। oogenesis आपके पास स्टार्ट हो जाता है बेटा आपके पास जब वो कोई फीमेल अपनी मदर के वॉर्म में ही होती है, तभी उस फीमेल के अंदर क्या हो जाता है oogenesis। जैसे कि मैं हूँ, ठीक है, मैं एक फीमेल हूँ, तो मेरे अंदर oogenesis कब स्टार्ट हो गया था, व्हेन आई एम इन माई मदर्स फॉर्म, माई मदर्स यूट्रस, तभी मेरे अंदर क्या हो गया था, oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो गया था। अगर आप भी एक फीमेल हैं तो आपके अंदर भी ऐसा हो गया होगा। जब अगर आपकी मम्मी भी एक फीमेल, आपकी मम्मी ऑफकोर्स एक फीमेल है, अगर क्या आपकी मम्मी फीमेल है, तो उनके अंदर oogenesis का प्रोसेस कब स्टार्ट हो गया था, जब वो अपनी मम्मी के पेट में थी। इसका मतलब जब वो अपनी नानी के पेट में थी। इतनी बात समझ आ गई। अब आप एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताती हूँ। इंटरेस्टिंग बात ये है बेटा कि oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, इसका मतलब है वहाँ पे कुछ सेल्स बन जाते हैं। तो उन्हीं सेल्स से आगे जाके बेटा क्या होता है, उन्हीं में बेटा आगे जाके डेवलपमेंट होता है। वही आपके पास क्या बनाते हैं, oocyte बनाते हैं, एक ओवम बनाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कुछ नया सेल बाद में प्रोड्यूस नहीं होता है। उस बेबी का जब बर्थ हो जाता है, उस फीमेल का जब बर्थ हो जाता है, उसके बाद उसके अंदर कोई नए सेल एड ऑन नहीं होते हैं। उन्हीं सेल का डेवलपमेंट हो गया, आपके पास एग बनता है बाद में। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बेटा कि जब मैं मतलब कि मैं उस ओवम से अगर बनी हूँ, एक ओवम एक एग सेल है, एक एग है, उस एग से मैं बनी हूँ, मैं एक फीमेल हूँ। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्मेशन है वो हमारी नानी के पेट में ही शुरू हो जाता है। क्योंकि हमारी मम्मी जब हमारी नानी के पेट में थी तो उनका क्या हो, उनके अंदर ओवरीज बन रही थी, तो उस ओवरीज में हमारा फॉर्मेशन भी हो रहा था। क्योंकि हम ही तो वो एग हैं, हमारे अंदर भी तो एग है, मतलब हम भी तो एग से और स्पर्म से मिलके बने। तो स्पर्म का फॉर्मेशन तो बाद में हुआ फादर के अंदर, लेकिन मदर के अंदर बेटा जो oogenesis स्टार्ट हुआ वो कब स्टार्ट हो गया था, जब वो अपनी मम्मी के पेट में थी। मतलब कि जब वो हमारी नानी के पेट में थी, तभी हमारा फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था उनके पेट में। देखो ये हमारी नानी है, ठीक है, इनसे हमारी मम्मी का फॉर्मेशन हुआ है, हमारी ये मम्मी है।
अब हमारी मम्मी बहुत छोटी है, ठीक है, ये छोटा सा मतलब छोटी, बहुत छोटी बेबी है। अब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर बेटा ओवरी है। अब ये हमारी मम्मी है, इनका डेवलपमेंट अभी हो ही रहा है, ठीक है, तो इनके अंदर क्या बन रही है, ओवरीज भी बन रही है। मदर के अंदर किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ओवरीज का फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैंने क्या बोला कि जब हमारी मदर का बर्थ होगा तो उस मतलब बर्थ से पहले ही उनके अंदर वो सेल्स सारे बन जाएंगे, जिससे उन्हें बाद में जाके बेबी प्रोड्यूस करना है, जिससे बाद में जाके बेबी का फॉर्मेशन होगा। बेबी कहाँ से फॉर्मेशन होता है, एग से प्रोड्यूस होता है। इसका मतलब है वो सारे सेल उनकी बॉडी में पहले ही बन जाते हैं जिनसे उनके पास एक बेबी का फॉर्मेशन होना है। तो ये सारे वो सेल्स हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या हो गई, येलो कलर की नानी हो गई, ये हमारी नानी है, ठीक है। ये जो पिंक कलर की है ये हमारी मम्मी है, और बेटा ये जो ऑरेंज कलर के हैं ना, ये हम सब है। ये हम सब है, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। तो ये आपको ये पता होना चाहिए कि oogenesis कब स्टार्ट हो जाता है। एक फीमेल में बेटा oogenesis तब स्टार्ट हो जाता है जब वो अपनी मदर के वॉर्म में होती हैं, तभी उसके अंदर oogenesis स्टार्ट हो जाता है। और वो oogenesis बाद में जाके एग सेल बनाती हैं, और बेटा उन एग सेल से ही उनके बच्चे प्रोड्यूस होते हैं। मतलब कि अगर हमारी मम्मी के बच्चे हम हैं तो हम बेटा अपनी नानी के पेट में ही बन चुके थे, मतलब हमारा एग वहाँ पर बन चुका था, वहीं उन्हीं के पेट के अंदर हमारा फॉर्मेशन हो चुका था। जब उनके बेबी के अंदर, हमारी नानी के बेबी हमारी मम्मा हैं, तो जो हमारी मदर हैं इनके अंदर जब बेटा क्या हो रहा था, ओवरीज का फॉर्मेशन हो रहा था, तो उसके अंदर बेटा वो सारे सेल्स पहले से ही बन जाते हैं। जबकि मेल के केस में ऐसा नहीं है, मेल के केस में स्पर्म बेटा प्यूबर्टी के बाद बनता है, लेकिन फीमेल के केस में जो ओवम है वो उनके बर्थ से पहले ही बन जाते हैं, ठीक है। तो इतनी बात आपको बताना थोड़ी ज़रूरी थी, बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक भी नहीं है, लेकिन हाँ पता होनी चाहिए, मतलब, ठीक है। चलो, अब इतनी बात समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। आगे बेटा हम oogenesis का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। इस प्रोसेस को स्टार्ट हम कैसे करेंगे, इस प्रोसेस को हम स्टार्ट करेंगे एक स्ट्रक्चर से। वो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा, हाँ, वो स्ट्रक्चर हमारे पास होगा ओवरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। कि आपके पास किस तरीके से oogenesis होता है। मैंने आपको एनसीईआरटी में जो ओवरी का स्ट्रक्चर है ना, वो मैंने आपको आई थिंक समझा दिया था जब मैं आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा रही थी। तो मैंने जब ओवरी के बारे में आपको बताया था, तो मैंने वहीं पर आपको वो डायग्राम क्या करवा दिया था, मतलब उससे इंट्रोड्यूस करवा दिया था। लेकिन मैं दोबारा उस नेक्स्ट क्लास में उस डायग्राम को आपको दिखा दूंगी, ताकि आपको अब वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो कि किस तरीके से ओवरी में तो oogenesis हो रहा है ना, तो किस तरीके से आपके पास ओवरी में oogenesis होता है, ठीक है, वो चीज हम पढ़ेंगे। ये क्या है, एक ओवरी का डायग्राम बनाने की मैंने कोशिश करी है। ठीक है, ये क्या है, ओवरी है। ठीक है,
ये ओवरी है, ठीक है। अरे यार, पूरा ही ढंग से बनाते हैं। इस तरीके से क्या है, ये एक ओवरी है। पता नहीं क्यों ये डायग्राम सही नहीं बन रहा है। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या होता है, ओवरी होती है। ठीक है, अब देखो ओवरी में आपके पास क्या क्या होते हैं। ओवरी में हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। ओवरी में बेटा हमारे पास होती हैं, ओवरी में हमारे पास होते हैं, ओवरी में हमारे पास होते हैं कुछ सेल्स, ठीक है। उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं, उन सेल्स को बेटा हम बोलते हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं प्राइमोडियल सेल। उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइमोडियल सेल। इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, अरे यार, इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, प्राइमोडियल सेल्स, ठीक है। इन सेल्स, इन प्राइमोडियल सेल्स से जाके हमारे पास क्या बनेंगे, ये आपके पास कितने होते हैं, लगभग 2 मिलियन होते हैं किसी फीटस में। कितना इनका नंबर होता है, 2 मिलियन होता है। एनसीईआरटी ने बोला है कपल्स ऑफ मिलियन, कपल्स ऑफ मिलियन का मतलब होता है 2 मिलियन, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमोडियल सेल्स या फिर प्राइमोडियल फॉलिकल भी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे जाके इन प्राइमोडियल फॉलिकल से आपके पास जाके क्या बनेगा, इन प्राइमोडियल फॉलिकल से आगे जाके बनेगा बेटा, आपके पास बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल। आगे जाके क्या बनेंगे, आगे जाके इनसे बनेंगे प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। अब इन प्राइमरी फॉलिकल में जाके, अब इन प्राइमरी फॉलिकल से क्या बनेगा, इन प्राइमरी फॉलिकल से आपके पास बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल। इस प्राइमरी फॉलिकल से आपके पास क्या बनेगा, एक सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा। और ये सेकेंडरी फॉलिकल किसकी हेल्प से बनता है, ये आपके पास बनता है एफएसएच की हेल्प से। एफएसएच इसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। एफएसएच इसके डेवलपमेंट में हेल्प करता है। और एफएसएच कहाँ से रिलीज होता है, एफएसएच रिलीज होता है आपके पास पिट्यूटरी से। एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान ऐसा होता है, ठीक है।
तो ये FSH यहाँ पर काम करता है। अब आपको ये समझना होगा कि ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल होते हैं, ये प्राइमोडियल, मैं यहाँ पे फॉलिकल ही लिख देती हूँ, ये जो प्राइमोडियल ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो होते हैं, ये आपके पास जब बेबी बर्थ लेता है, जब एक फीमेल जो बेबी होती है वो जब बर्थ लेती है, तो बेटा उसकी जो अंदर ओवरीज होती हैं उनमें ये क्या होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल पहले से ही, मतलब ये प्राइमोडियल फॉलिकल पहले से ही होते हैं। ठीक है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल उसकी बॉडी में क्या होते हैं, पहले से ही होते हैं। ये लगभग 2 मिलियन होते हैं। लगभग कितने होते हैं बेटा, ये लगभग 2 मिलियन होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो है ये धीरे धीरे बेटा प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते हैं। धीरे धीरे क्या होते हैं, ये प्राइमोडियल फॉलिकल में चेंज होते हैं। और ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल है, ये प्राइमोडियल फॉलिकल जो है जब प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते हैं तो ये बेटा कितने हो जाते हैं, ये लगभग आपके पास कितने रह जाते हैं, ये आपके पास ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ना, ये आपके पास 60,000 से इनका नंबर कितना हो जाता है, रिड्यूस होके 60,000 टू 80,000 रह जाता है। 60,000 टू 80,000 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के दौरान बेटा इनका जो नंबर है वो इतना रह जाता है, 60,000 टू 80,000 एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी remains, ठीक है, एट द टाइम ऑफ रेस्ट ऑल डीजनरेट। और बाकी कितने, बाकी कहाँ चले जाते हैं, बाकी बेटा डीजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, बाकी जो प्राइमोडियल फॉलिकल है वो डीजनरेट हो जाते हैं। और क्या आपके पास प्राइमरी फॉलिकल कितने, बाकी प्राइमरी फॉलिकल जो है वो आपके पास जो फीमेल होती है, जब वो एक फीटल स्टेज से बेटा एक प्यूबर्टी वाली स्टेज तक जब तक आती है, तो बेटा उसके अंदर बर्थ के बाद से, फीटल नहीं, फीटल स्टेज में तो उसके अंदर 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल है, 2 मिलियन प्राइमोडियल फॉलिकल हैं। ठीक है, कौन कितने मिलियन, 2 मिलियन। अब क्या होता है, उस बेबी का बर्थ होता है, तो जब वो उसके बर्थ से लेके उसके प्यूबर्टी तक का जो समय होता है, जो उसकी जिंदगी के शुरू के 13 से 14 साल तक की जो उम्र होती है, उसमें बेटा क्या होता है, उसमें वो प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते हैं। ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते हैं। और वो प्राइमरी फॉलिकल कितने रह जाते हैं बेटा, डीजनरेट होते 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 कितने रह जाते हैं, 60,000 से 80,000 रह जाते हैं। इतनी बात समझ आ गई, कितने प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास रह जाते हैं, 60,000 से 80,000 फॉलिकल। इसका मतलब जो फीमेल होती हैं बेटा, उनके पास जो फॉलिकल होते हैं, जो एग होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, जबकि मेल में क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। मेल तो एक बारी में ही कितने स्पर्म सेल रिलीज करता है, 200 से 300 मिलियन। और फीमेल कितने, फीमेल के अंदर टोटली 200 मिलियन आपके पास एक जिंदगी में उसके बाद बनते हैं, उनमें से भी सारे डिजनरेट हो जाते हैं, सिर्फ 60,000 से 80,000 ही उसके पास रह जाते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई, 60,000 टू 80,000 रह जाते हैं। ठीक है, और आपके पास FSH कहाँ से रिलीज होता है, FSH आपके पास फिर क्या होता है, उसके अंदर प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी की समय उसके अंदर से FSH रिलीज होता है। और FSH क्या करता है, इन प्राइमरी फॉलिकल को क्या करता है, हर महीने एक सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज करता है। क्या करता है, प्राइमरी फॉलिकल को सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज करता है। और इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर देखो क्या होता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल है, इसके अंदर ये आपके पास है। ठीक है, और ये आपके पास क्या रह गया, ये आपके पास हो गया सेकेंडरी फॉलिकल।
सेकेंडरी फॉलिकल है। अब क्या होगा, ये सेकेंडरी फॉलिकल आपके पास, ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है ये आपके पास क्या कहलाता है, ये सेकेंडरी फॉलिकल आपके पास कहलाता है प्राइमरी oocyte। इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte बोलते हैं। अब क्या होता है, ये जो सेकेंडरी फॉलिकल है ये दोबारा से FSH की हेल्प से चेंज होता है बेटा, थोड़ा बड़ा होता है और टर्शरी फॉलिकल में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, टर्शरी फॉलिकल में चेंज होता है। टर्शरी फॉलिकल में चेंज होता है। फिर क्या होता है कि दोबारा से क्या होता है, इस टर्शरी फॉलिकल में क्या होता है, थोड़ा सा और कुछ चेंजेस होते हैं और ये आपके पास चेंज होता है ग्राफियन फॉलिकल में। ये किस में चेंज होता है, एक ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल में चेंज होता है। ये आपके पास क्या है, ग्राफियन फॉलिकल है। ठीक है, अब इस ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है बेटा, इस ग्राफियन फॉलिकल में आपके पास होता है, इस ग्राफियन फॉलिकल में आपके पास होता है oogenesis। oogenesis होता है और यहां से आपके पास रिलीज होता है ये oocyte। और ये जो oocyte है ये बेटा आपके पास क्या है, ये आपके पास होता है सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, ये भी आपके पास सेकेंडरी oocyte था। सेकेंडरी oocyte ऐसे लिख देती हूँ मैं। ठीक है, ये आपके पास सेकेंडरी oocyte था। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी सेकेंडरी oocyte था और आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर आपके पास कौन सा oocyte था, प्राइमरी oocyte था। ठीक है, और टर्शरी फॉलिकल के अंदर आपके पास कौन सा oocyte हो जाएगा, टर्शरी फॉलिकल के अंदर भी आपके पास सेकेंडरी oocyte होता है। ये भी आपके पास सेकेंडरी oocyte है। इसका मतलब है कि प्राइमरी oocyte आपके पास किस में था, सेकेंडरी फॉलिकल में था। प्राइमरी फॉलिकल में तो प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होगा, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर जो ये oocyte है बेटा ये आपके पास किस में चेंज हो जाएगा, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज हो जाए, सॉरी सेकेंडरी फॉलिकल टर्शरी फॉलिकल में चेंज होगा। और जो इसके अंदर जो oocyte है इसको प्राइमरी oocyte बोलेंगे। जब ये सेकेंडरी फॉलिकल में टर्शरी फॉलिकल में चेंज होता है सेकेंडरी फॉलिकल, तो इसका जो oocyte होता है वो आपके पास सेकेंडरी oocyte होता है। और ग्राफियन फॉलिकल के अंदर भी सेकेंडरी oocyte होता है। और जो बेटा रिलीज होता है, जो ओवम रिलीज होता है, यही इसको भी आप क्या बोलोगे, इसको भी आप सेकेंडरी oocyte बोलोगे। और यही बेटा रियल सेंस में आपके पास क्या होता है, ओवम होता है, ओवम होता है। ठीक है, और ये बेटा यही सेकेंडरी oocyte से जो रिलीज होता है यही आपके पास एंटर करता है फैलोपियन ट्यूब में। मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था कि ओवरी से आपके पास एक ओवम रिलीज होता है, वो उसको फिम्ब्रे क्या करती है, कैच करती है, फिर इन्फंडिबुलम से होके आपके पास कहाँ तक ले जाती है, इन्फंडिबुलम इज द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो इन्फंडिबुलम से वो कहाँ जाता है बेटा, एम्पुला तक जाता है। तो इसका वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब है। तो इसका मतलब है फिम्ब्रे इसको क्या करेगी, कैच करेगी और फैलोपियन ट्यूब में ले जाएगी। तो सेकेंडरी oocyte ही आपके पास कहाँ एंटर होता है, फैलोपियन ट्यूब में एंटर होता है। अब देखो, अब सेकेंडरी oocyte तो क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब में एंटर हो गया। अब जो बेटा ये येलो कलर की जो बॉडी रह गई, जो ये येलो कलर की जो बॉडी रह जाती है, मतलब जो इसके बाहर का ये, अब सेकेंडरी oocyte तो इसमें से रिलीज हो गया। अब ये जो बाहर का जो जितना भी सामान रह गया ये इस तरीके का होता है। ठीक है,
इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। और ये बेटा क्या काम करती है, ये आपके पास ग्लैंड का काम करती है, एक एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करती है, ग्लैंड बन जाती है, ये ग्लैंड का काम करती है। और क्या रिलीज करवाती है, ग्लैंड का काम करती है। और क्या रिलीज होता है यहाँ से, प्रोजेस्टेरॉन। पहले तो कॉर्पस ल्यूटियम को येलो बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, येलो बॉडी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात है ये क्या रिलीज करवाती है, ये बेटा रिलीज करवाते हैं आपके पास प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, रिलीज प्रोजेस्टेरॉन और आपके पास एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन रिलीज करवाती है कौन, येलो बॉडी। येलो बॉडी कौन है, कॉर्पस ल्यूटियम है, ठीक है। चलो और उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास किस में चेंज होता है, कॉर्पस ल्यूटियम बेटा चेंज हो जाता है आपके पास, कॉर्पस ल्यूटियम चेंज हो जाता है इस तरीके से, इस तरीके से कॉर्पस एल्बुकेंस में। अब इसको कहाँ लिखूं, कॉर्पस एल्बिकेंस में, यहां लिख देती हूँ, ठीक है। कॉर्पस, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम व्हाइट बॉडी भी बोलते हैं। क्या हम इसको बोलते हैं, व्हाइट बॉडी। व्हाइट बॉडी भी बोलते हैं कॉर्पस एल्बुकेंस को, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ आ गई। हमने अभी तक क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हमारे पास जो ओवरी होती है, ओवरी के अंदर प्राइमोर्डियल फॉलिकल होते हैं जिनका नंबर 2 मिलियन होता है, ठीक है। और ये क्या हो जाते हैं, प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते होते कितने प्राइमरी फॉलिकल में चेंज होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल हमारे पास 60,000 से 80,000 रह जाते हैं प्यूबर्टी तक। प्यूबर्टी में आपके पास हर मंथ जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसके एंड में आपके पास क्या होता है, एक ओवम रिलीज होता है, एक ओवम रिलीज होता है। वो ओवम कैसे रिलीज होता है, वो क्या होता है, वो ओवम आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होता है, वहां पर आपके पास प्राइमरी oocyte उसके अंदर होता है। मतलब ये तो प्राइमरी फॉलिकल है ना, प्राइमरी फॉलिकल के पास सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा, लेकिन सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर क्या होगा, प्राइमरी oocyte होगा। पहली बार जो बनेगा वो प्राइमरी oocyte बनेगा। और प्राइमरी oocyte आपके पास किस में बन रहा है बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल में बन रहा है। पहले प्राइमरी oocyte नहीं है, ये पहले प्राइमरी फॉलिकल है। फॉलिकल से oocyte बन रहा है, फॉलिकल इज अदर थिंग और oocyte इज अदर थिंग, है ना। फॉलिकल आपके पास ये हैं जो सबसे पहले बन रहे हैं, प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल से आपके पास क्या बनता है बेटा, बाद में कॉर्पस ल्यूटियम बनता है। और कॉर्पस ल्यूटियम से आपके पास कॉर्पस एल्बुकेंस बनता है। इतनी बात समझ आ गई। अब आपके पास जो ये प्राइमरी oocyte है ये सेकेंडरी फॉलिकल में है, सिर्फ सेकेंडरी फॉलिकल में ही प्राइमरी oocyte होगा, बाकी टर्शियरी में और ग्राफियन फॉलिकल में और जो रिलीज होगा वो आपके पास क्या है बेटा, सेकेंडरी oocyte होगा। वो क्या होगा आपके पास, सेकेंडरी oocyte होगा। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें हमें क्या पढ़ना है, उसके बाद इसमें हमें देखना है कि जो आपके पास मियोसिस फर्स्ट होगी, हम यहाँ पे जब मैं आपको एक प्रोसेस, जैसे मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस में एक एक सेल करके बताया था ना, ऐसे ही मैं आपको oogenesis में बताऊंगी। तो वहाँ पर मैं बेटा आपको कुछ स्टेजेस बताऊंगी। देखो अब यहाँ पर मैं आपको रफली आपको बता देती हूँ कि जो आपके पास प्राइमरी oocyte में हो ना, ये जो प्राइमरी oocyte है ना, इनमें क्या होता है, प्राइमरी oocyte में क्या होता है, इन प्राइमरी फॉलिकल में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल आपके पास, प्राइमरी फॉलिकल में आपके पास जो मियोसिस 1 स्टेज होती है,
मियोसिस 1 जो स्टेज होती है वो अरेस्ट हो जाती है, अरेस्ट इन प्रोफेज 1 में, प्रोफेज 1 स्टेज में। तभी तो बेटा प्राइमरी फॉलिकल बन के वो रुक जाते हैं, है ना। प्राइमरी फॉलिकल प्यूबर्टी का वेट करते हैं, जब प्यूबर्टी आएगी वहां पर एफएसएच रिलीज होगा तब वो सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज होते हैं। पहले ही सेकेंडरी प्यूबर्टी से पहले ही आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज नहीं होते हैं। वो क्या होते हैं, उनमें आपके पास देखो, अब प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल के में जाने के लिए आपके पास क्या चाहिए, डेवलपमेंट होना जरूरी है। डेवलपमेंट के लिए सेल का डिवीजन होना जरूरी है, ठीक है। सेल के अंदर डिफरेंशिएशन डिवीजन कुछ तो होगा, लेकिन क्या होता है वहां पे डिवीजन ना होके क्या हो जाता है कि मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में ही वो चीज अरेस्ट हो जाती है, क्योंकि मियोसिस होगा तभी बेटा। क्योंकि देखो प्राइमरी जो ये प्राइमरी फॉलिकल है ये आपके पास क्या है, जो प्राइमरी oocyte है वो उसकी प्लॉइडी आपके पास कितनी है, कहाँ है प्राइमरी oocyte, दिस इज प्राइमरी oocyte। और इसकी प्लॉइडी आपके पास कितनी है, इसकी प्लॉइडी आपके पास 2n है, क्योंकि ये हमारी बॉडी का पार्ट है ना। ओवरी का आपके पास ओवरी का पार्ट है, और ओवरी आपके पास क्या है, ओवरी की प्लॉइडी कितनी है, 2n है। इसका मतलब प्राइमोडियल फॉलिकल जो हैं, प्राइमोडियल फॉलिकल हैं, इनकी जो प्लॉइडी है वो भी 2n है। प्राइमोडियल फॉलिकल से प्राइमरी फॉलिकल बन रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल का भी आपके पास कितना है बेटा, 2n है। अब प्राइमरी फॉलिकल से आपके पास सेकेंडरी फॉलिकल बन रहा है, उसके अंदर प्राइमरी oocyte है, तो बेटा इसका जो आपके पास क्या होता है, इसका जो आपके पास इसका जो आपके पास प्लॉइडी होती है वो आपके पास होती है 2n, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें मियोसिस होता है, टर्शरी फॉलिकल बनता है, टर्शरी फॉलिकल सेकेंडरी oocyte बनता है। जब इसके अंदर ये सेकेंडरी oocyte बनता है, इसकी प्लॉइडी होती है आपके पास n, और बेटा सेकेंडरी oocyte बनता है, इसकी प्लॉइडी होती है आपके पास n, और ये n और जाके और जब स्पर्म वाला n आएगा, मतलब कि वो भी सिंगल प्लॉइडी का होगा, ये भी सिंगल प्लॉइडी का होगा, तब ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जिसकी प्लॉइडी आपके पास डिप्लॉइड होगी, जिसकी प्लॉइडी आपके पास n होगी। तो क्या होता है यहाँ पर देखो, जब आपके पास ये प्राइमरी फॉलिकल है, अभी इनकी प्लॉइडी 2n है, यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल है, इसकी प्लॉइडी, अब ये क्या है, प्राइमरी oocyte है। ये भी तो इस प्राइमरी फॉलिकल भी एक तरीके से प्राइमरी oocyte ही है ना, प्राइमरी फॉलिकल से ही तो प्राइमरी oocyte बन रहा है। तो प्राइमरी फॉलिकल जब 2n है तो क्या प्राइमरी oocyte भी 2n होगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें मियोसिस का होना जरूरी है, इसका बेटा मियोसिस का होना जरूरी है इसकी प्लॉइडी को हाफ करने के लिए। तो क्या होता है कि यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल में मियोसिस होता ही नहीं है, मतलब मियोसिस प्रोफेज 1 में ही क्या हो जाती है, प्रोफेज 1 में ही रुक जाती है मियोसिस। और क्या होती है, ये मियोसिस कब कंप्लीट होती है, ये मियोसिस आपके पास जब प्यूबर्टी आती है तब ये मियोसिस कंप्लीट होती है। इतनी बात समझ आई, ठीक है। तो ये आपको पूरा प्रोसेस समझ आना चाहिए। आज मैंने आपको ओवरी का ओवरव्यू दिया कि ओवरी में आपके पास आखिर एक ओवम प्रोड्यूस हो कैसे रहा है, प्राइमोडियल फॉलिकल है, फिर सेकेंडरी प्राइमरी फॉलिकल बने, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी, फिर ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल से आपके पास ओवम रिलीज होता है, ठीक है। इतनी चीज आप लोगों को समझ आई, चल ठीक है। तो देखो आज के लिए इतना ही काफी है ना, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आपको ये रिवाइज करके आना है और एनसीईआरटी से भी पढ़ के आना है, ठीक है। और मतलब जिस तरीके से मैं डायग्राम बना रही हूँ आपको भी अपनी कॉपी में उसी तरीके से कलरफुल डायग्राम बनाने हैं ताकि आपको उसे समझने में आसानी हो। तो बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी की बात हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहें।